181 अध्याय 181 स्वप्निल आकाशगंगा। मोबाइल रीडिंग। पल भर में नीली रोशनी ने चारों ओर एक स्वप्निल आकाशगंगा की तरह जगमगा दिया। अनगिनत नीली रोशनी के कण आकाश और चारों ओर बिखरे हुए थे, मानो कोई किसी आकाशगंगा के ऊपर, विश्वव्यापी आकाशगंगा के ऊपर खड़ा हो। पिंशु.com। कितना सुंदर दृश्य है। वांग हाओ खुद को रोक नहीं सका और उन दो शब्दों को बोल पड़ा। इस समय वांग हाओ की भावनाएं वास्तव में अवर्णनीय थीं। इस स्वप्न जैसे दृश्य का वर्णन करने के लिए कोई भी शब्द कम पड़ जाएंगे। थोड़ी देर बाद वांग हाओ अपनी उत्साहपूर्ण स्थिति से बाहर आ गया। उन्होंने तुरंत ही मांस को तेजी से काटना शुरू कर दिया, चीरा और चौड़ा कर दिया। जल्द ही स्वप्निल नीली चमक बिखेरने वाले प्रकाश स्रोत ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। इससे निकलने वाली आभा और प्रभामंडल को देखते हुए वांग हाओ पुष्टि कर सकता था कि यह एक प्रेत आत्मा मोती था। इसके अलावा वांग हाओ को जिस बात ने आश्चर्यचकित किया वह था इसका आश्चर्यजनक आकार, एक बास्केटबॉल के आकार का, एकदम सही वक्र के साथ एक विशाल नीले क्रिस्टल जैसा, बिल्कुल स्पष्ट। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि पारदर्शी क्रिस्टल के अंदर तरल पदार्थ की तरह धीरे धीरे बहता है, जिसमें अनगिनत छोटे नीले बिंदु खुशी से तैरते और अनियमित रूप से घूमते रहते हैं। पता चला कि ये स्वप्निल नीले प्रकाश के धब्बे इन छोटे बिंदुओं से उत्सर्जित हुए थे। तो यह एक और मायावी आत्मा ओब है, लेकिन यह उस रहस्यमयी फॉर्म पर मिले ओब से कहीं ज्यादा बड़ा लगता है। और इससे निकलने वाला प्रकाश दूधिया सफेद नहीं, बल्कि एक स्वप्निल नीली आकाशगंगा है। लेकिन इस मायावी आत्मा ओब में वे छोटे नीले बिंदु क्या हैं? वे क्यों चमकते और हिलते हैं? राक्षस आत्मा। उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ के मन में कई सवाल उमड़ रहे थे। जैसे ही वह राक्षसी आत्मा से पूछने वाला था, उसे अचानक एहसास हुआ कि राक्षसी आत्मा उसे बचाने के लिए गहरी नींद में सो गई है। बास्केटबॉल के आकार का इल्यूजनरी स्पिरिट और पकड़े हुए वांग हाओ खुद को थोड़ा उदास महसूस करने से नहीं रोक सका। मैं कितना बेकार हूँ। हे डेमन स्पिरिट मुझे बेवकूफ कहकर मजाक उड़ाता था और मैं हमेशा पलटकर जवाब देता था। लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं, वांग हाओ, न सिर्फ बेवकूफ हूँ बल्कि पूरी तरह से बेकार हूँ। डेमन स्पिरिट न सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश में गहरी नींद में है, बल्कि लिटिल रेड का भी भविष्य अज्ञात है। बाकी सब गंभीर खतरे में हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, पूरी तरह से बेकार हूँ। खाओ खाओ खाओ। तभी ड्रैगन कोकून से उस छोटे लड़के की आवाज फिर से गूंजी। इस बार उसने एक एक शब्द नहीं, बल्कि एक ही सांस में 3 शब्द कहे, और वो सभी शब्द थे खाओ। लगता है इस छोटे से जीव को मीठा बहुत पसंद है। पिछली बार रहस्यमयी फार्म में मायावी आत्मा मोती खाने के बाद ड्रैगन कोकून बड़ा हो गया और यहाँ तक कि इस छोटे जीव की बुद्धि भी चमत्कारिक रूप से बढ़ गई। ड्रैगन लोमड़ी द्वारा छोड़ा गया प्रेत आत्मा गोला, जिसे वांग हाओ ने निगल लिया था, सिर्फ एक अंडे के आकार का था। लेकिन किसी अनजान प्राणी द्वारा छोड़ा गया ये प्रेत आत्मा गोला एक बास्केटबॉल के आकार का है। इससे भी अधिक रहस्यमय हैं वे छोटे नीले बिंदु जो फैंटम ओब के अंदर घूमते हैं। इस समय वांग हाओ केवल यही आशा कर सकता था कि छोटा लड़का वास्तव में जियोहोन को जगाने का कोई रास्ता खोज लेगा। इस तरह हर किसी को बचाया जा सकता है। बर्बाद होने वाला हर सेकंड जियाहोंग और उसके शरीर के अंदर फंसे सभी लोगों के लिए जोखिम बढ़ाता है। बिना किसी देरी के वांग हाओ ने भ्रमकारी आत्मा ओब को अवशोषित करना शुरू करने का फैसला किया। लेकिन अब समस्या यह है, ये फैंटम ओब एक बास्केटबॉल के आकार का है। यहाँ तक कि अगर आप वांग हाओ का मुंह भी फाड़ दें, तब भी आप इसे अंदर नहीं डाल सकते। वांग हाओ के पेट की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्या इसमें इतना बड़ा मायावी आत्मा मोती भी समा सकता है? इसे तोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। अंत में वांग हाओ ने बास्केटबॉल के आकार के फैंटम स्पिरिट ऑर्ब को तोड़ने का फैसला किया और फिर इसे थोड़ा थोड़ा करके खाने की कोशिश की। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग हाओ ने फैंटम स्पिरिट ऑर्ब को सुरक्षित किया, घोड़े की मुद्रा में बैठ गया, डोलन ब्लेड को उठाया, इसे फैंटम स्पिरिट ओब पर निशाना बनाया, एक गहरी सांस ली, डोलन ब्लेड को ऊपर उठाया और फिर इसे भयंकर रूप से नीचे घुमाया। यह प्रहार मैंने अपने शरीर की पूरी ताकत से किया था। हजारों पाउंड का बल नीचे गिरा। झनकार, धातु के टकराने की एक तेज आवाज गूंजी और मायावी आत्मा के गोले की सतह से चिंगारियां उड़ने लगीं। करीब से देखने पर यह नाजुक क्रिस्टल जैसा दिखने वाला भ्रमात्मक आत्मा मोती पूरी तरह से अक्षुण्ण था, यहाँ तक कि रगड़े जाने का भी कोई निशान नहीं था। ये कितना कठोर है। पिछला मायावी आत्मा मोती मेरे मुंह में तुरंत पिघल गया था, लेकिन यह मोती चाकू से काटने पर भी क्यों नहीं पिघला? वांग हाओ ने अपना सिर खुजलाया, पूरी तरह से चकित। इसलिए मैंने बस अपनी स्थानिक रिंग में जो कुछ भी पाया उसका उपयोग किया।
हालांकि अंत में उनके पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस मायावी आत्मा मोती की सतह किस चीज से बनी है यह कोई नहीं जानता, लेकिन ये लेजर गन और थर्मल राइफलों का आसानी से सामना कर सकता है। वांग हाओ ने इसे निखारने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करने के बारे में भी सोचा, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। इस मायावी आत्मा ओब को वांग हाओ के खून की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। चाहे वांग हाओ ने उस पर कितना भी खून टपकाया हो, एक भी बूंद अवशोषित नहीं हुई। क्या चल रहा है? वांग हाओ मुश्किल में था। राक्षसी आत्मा की याद और मदद के बिना उसके पास मायावी आत्मा के गोले से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। राक्षस आत्मा की सहायता के बिना मैं सचमुच पूरी तरह से बेकार हूं। वांग हाओ ने कड़वी हंसी हंसते हुए खुद से कहा, इससे पहले कभी किसी दिन ने मुझे खुद से इतना निराश नहीं किया, न ही किसी दिन ने मुझे यह एहसास कराया कि मैं कितना कमजोर और बेकार हूं। जैसे ही वांग हाओ दुविधा में था, उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि मायावी आत्मा मोती के साथ क्या किया जाए। ड्रैगन कोकून के अंदर के छोटे से प्राणी ने अचानक 3 अजीब शब्द कहे। गुंजन, मो, यू। आवाज गहरी थी, ढोल की थाप या घंटे की ध्वनि जैसी रहस्यमयी ऊर्जा से भरी हुई। हालांकि उसने इसे एक बार सुना था, वांग हाओ तुरंत ही इसका अजीब उच्चारण भूल गया और उसे नकल करने का कोई मौका नहीं मिला। जल्द ही ये ध्वनि टाइटन स्क्विड के पूरे शरीर में गूंज उठी और आसपास की हवा भी उसी आवृत्ति पर कंपन और कांपने लगी। ये गूंज निरंतर थी और कंपन की आवृत्ति मानव कानों की पहुंच से परे थी, इसलिए वांग हाओ केवल हवा में कंपन महसूस कर सका, लेकिन इस गूंज के बाद के झटकों को नहीं सुन सका। जल्द ही एक चमत्कार हुआ। बास्केटबॉल के आकार का वह मायावी आत्मा गोला, जिसने वांग हाओ को असहाय कर दिया था, अब और भी तेज रोशनी बिखेरने लगा। अचानक पूरा मायावी आत्मा गोला एक छोटे नीले सूरज जैसा दिखने लगा। अनगिनत चमकदार नीली किरणें बिखेर रहा था, जिससे वांग हाओ के लिए अपनी आंखें खोलना भी नामुमकिन हो गया था। उसे सीधे देखना तो दूर की बात थी। क्या होता है? वांग हाओ ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन मायावी आत्मा ओब में परिवर्तन जारी रहा। वांग हाओ से अनभिज्ञ इस समय उसकी चेतना के समुद्र में सुनहरे ड्रैगन कोकून के भीतर एक ड्रैगन के आकार का प्रेत ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। फिर उसने अपना मुंह चौड़ा किया और तेजी से सांस ली। फौरन मायावी आत्मा मोती से अनगिनत छोटे छोटे नीले बिंदु निकलकर एक नीली प्रकाश किरण में इकट्ठा हो गए, जो तेजी से वांग हाओ के माथे में धंस गई। प्रकाश की किरण ने लगातार वांग हाओ के माथे में छोटे नीले बिंदु भेजे, जो फिर जल्दी से उसकी चेतना के समुद्र में प्रवेश कर गए और ड्रैगन के आकार के प्रेत ने अपने मुंह को खोलकर निगल लिया। ये प्रक्रिया लगभग आधे मिनट तक चली, जब तक कि मायावी आत्मा के गोले का आखिरी नीला बिंदु वांग हाओ की चेतना के सागर में प्रवेश नहीं कर गया और उसे ड्रैगन के आकार के प्रेत ने निगल लिया। तभी यह प्रक्रिया अंततः समाप्त हुई। पूरी प्रक्रिया के दौरान वांग हाओ ने अपनी आंखें बंद रखीं और अपने मन में हो रहे बदलावों से पूरी तरह अनजान रहे। वैक्स 6-182 अध्याय 182 लोलुपता से भक्षण, कोकून से बाहर निकलना। मोबाइल रीडिंग। जब वांग हाओ ने अपनी आंखें खोली तो उसने अचानक पाया कि पूरा स्थान पूर्ण अंधकार में डूब गया था। उनके सामने स्थित मायावी आत्मा का गोला अपनी चमक खो चुका था और एक धुंधले पारदर्शी मनके में बदल गया था। क्या हुआ? ब्रह्म गोला कहाँ है? वांग हाओ पूरी तरह से हैरान था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर कुछ परिवर्तन हुए हैं। अगले ही पल उसे अपने सिर में अचानक तीव्र दर्द महसूस हुआ, मानो वह फट जाएगा, और एक चुभने वाला दर्द सीधे उसकी भौहों के बीच अस्थि मज्जा तक पहुंच गया। आउच! बहुत दर्द हो रहा है। मेरे सिर में क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। वांग हाओ ने अपना सिर पकड़ लिया। पीड़ा से जमीन पर पड़ा हुआ था, उसका शरीर झींगा की तरह मुड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर तुरंत पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें बहने लगीं। इस समय वांग हाओ की चेतना के सागर में एक जबरदस्त परिवर्तन हो रहा था। कोकून के अंदर ड्रैगन के आकार के प्रेत द्वारा उन छोटे नीले बिंदुओं को निगलने के बाद उसका मूल रूप से धुंधला शरीर नग्न आंखों से दिखाई देने लगा, जो कोकून के अंदर दिखाई देने वाले नीले क्रिस्टल से पूरी तरह से उकेरे गए एक छोटे ड्रैगन जैसा लग रहा था। छोटे अजगर के शरीर पर नीले रंग के शल्क भी साफ दिखाई दे रहे थे और 4 अजगर के पंजे निकल आए थे। उसके सिर के ऊपर और भौहों के बीच 2 मांसल उभार दिखाई दे रहे थे, मानो अंदर से कुछ फूटकर बाहर आने वाला हो। और फिर एक दरार की आवाज के साथ ड्रैगन का कोकून आखिरकार फट गया और एक छोटी सी दरार दिखाई दी। उस दरार से आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर एक सुनहरी सीधी पुतली निकली। मालिक! इस कॉल से वांग हाओ का ध्यान अचानक भंग हो गया और जो सिर दर्द मानो फटने ही वाला था, वह पल भर में गायब हो गया। सबसे संपूर्ण और सबसे तेज अपडेट होने वाले उपन्यासों को पढ़ने के लिए कृपया पिन #1 खोजें। मुफ्त
विज्ञापन मुक्त पढ़ने के लिए बाइडू पर हे या गे खोजें। आप कौन हैं? वांग हाओ ने पूछा। उसकी आवाज कुछ झिझक भरी थी, मानो उसने अभी अभी बोलना सीखा हो। ये घर के मालिक के दिमाग में है। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वांग हाओ तुरंत आश्चर्यचकित हो गया, फिर अचानक उसके मन में प्रेरणा की एक चमक आई। तुम ड्रैगन कोकून, तुम ड्रैगन आत्मा हो। हाँ मास्टर। इस समय वांग हाओ ने अपनी उत्तेजना को दबा दिया, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपने विचारों को चेतना के सागर में निर्देशित किया। अचानक उसके मन की आंखों में दृश्य ने वांग हाओ को चौंका दिया। चेतना का वह अराजक और काला सागर अब अनगिनत छोटे छोटे नीले बिंदुओं से भर गया था, मानो आकाश में लटके तारे हों। आध्यात्मिक ऊर्जा का सागर भी इन अनगिनत नीले बिंदुओं से परावर्तित होकर झिलमिला रहा था। कैसा स्वप्निल दृश्य था! वांग हाओ को सबसे अधिक आश्चर्य उस सुनहरे ड्रैगन कोकून से हुआ। तभी अचानक ड्रैगन का कोकून फट गया और एक सुनहरी खड़ी पुतली दिखाई दी। यह असली आत्मा ड्रैगन के अलावा और क्या हो सकता है? वांग हाओ बहुत खुश हुआ। तुम ड्रैगन आत्मा, तुम अंततः पैदा हो गए। हाँ, यह अद्भुत है। क्या तुमने अभी अभी उस मायावी आत्मा मोती को अवशोषित किया है? हाँ, मैं इसे खाऊंगा, सच्चे अजगर की आत्मा ने उत्तर दिया। वैसे क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हारे पास जियाओं को जगाने का एक तरीका है? अब जल्दी करो और जियाओं को बचाओ। ठीक है, 1 मिनट रुको, मैं बाहर आ रहा हूँ। लॉन्ग लिंग ने अभी अभी बोलना सीखा है और अभी तक धारा प्रवाह नहीं बोल पाती है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता पहले से ही काफी अधिक है और वह बिना किसी कठिनाई के वांग हाओ के साथ सामान्य रूप से संवाद कर सकती है। इस समय लॉन्ग लिंग ने कहा, मुझे पीने की जरूरत है, मुझे ऊर्जा की जरूरत है, मुझे लिटिल रेड को बचाने और बचाने की जरूरत है। वांग हाओ तुरंत समझ गया कि ड्रैगन आत्मा का क्या मतलब था। वह छोटा लड़का कह रहा था कि ड्रैगन के कोकून के खोल को तोड़कर जियाओ होन को बचाने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत है। वांग हाओ को अचानक प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी। हालांकि विशाल स्क्विड के अंदर का अधिकांश मांस विस्फोट से नष्ट हो गया था, फिर भी मांस का एक बड़ा हिस्सा विस्फोट से अप्रभावित रहा। मायावी आत्मा मोती से पोषित यह विशाल समुद्री राक्षस हजारों मीटर लंबे विशालकाय जीव में बदल गया है। इसकी आनुवंशिक ऊर्जा, रक्त ऊर्जा और मांस का सार कितना भयानक होगा! वांग हाओ इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। मांस के उस पहाड़ को देखना, जो हजारों मीटर ऊंचे पहाड़ जितना बड़ा था, किसी को भी चौंका देने के लिए पर्याप्त था। इस समय वांग हाओ को अपनी लोलुप क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने, मांस खाने और रक्त पीने, सभी आदिम मांस और रक्त विकास, आनुवंशिक ऊर्जा और रक्त ऊर्जा को अपने पेट में निगलने और फिर उन्हें ड्रैगन स्पिरिट को प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वह तेजी से बढ़े और अंततः अपने कोकून से बाहर निकल सके। चलो खाते हैं, समय की नज़ाकत है, हमें तुरंत कदम उठाना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ड्रैगन स्पिरिट जितनी जल्दी हो सके पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त करे ताकि हम लिटिल रेड को जल्द से जल्द पुनर्जीवित कर सकें। इस समय यही वांग हाओ की एकमात्र प्रेरणा है। उस समय उसका एकमात्र लक्ष्य एक ही शब्द था, खाना। तब तक खाओ जब तक थक न जाओ। वांग हाओ ने एक हाथ से दोरान का ब्लेड निकाला और अपेक्षाकृत साफ और साबुत मांस को एक लंबी पट्टी में काट दिया। फिर दूसरे हाथ से उसका एक सिरा पकड़कर सीधे अपने मुंह में ठूंस लिया। विस्फोट के तेज तापमान से मांस का पहला हिस्सा पक गया था और उसका स्वाद भी अच्छा था। हालांकि उसमें मसाले नहीं थे और उसमें मछली जैसी तेज गंध थी। पहला निवाला खाते ही वांग हाओ को उल्टी आने वाली थी, लेकिन उसने उसे जबरदस्ती निगल लिया। इसे थूको मत, इससे निगल जाओ। वांग हाओ, तुम्हें बचाते हुए लिटिल रेड गंभीर रूप से घायल हो गया था और अब वह मौत के कगार पर है, बस बचाए जाने का इंतजार कर रहा है। बाकी सभी का भाग्य भी अज्ञात है। केवल इस मांस को निगलने से ही सभी को बचने की उम्मीद हो सकती है। वांग हाओ खुद को बार बार याद दिला रहा था कि जियाओ होंग उसे बचाने के लिए उसका इंतजार कर रही है और बाकी सब भी उसका इंतजार कर रहे हैं कि वह उन्हें बचाए। उसे खुद को रोकना था और जितना हो सके उतना खाना था, तब तक खाना था जब तक उसका पेट न भर जाए। खाओ और तेज। हर कोई मेरा इंतजार कर रहा है कि मैं उन्हें बचाऊं। लिटिल रेड मेरा इंतजार कर रही है कि मैं उससे बचाऊं। मनोवैज्ञानिक सुझाव के शक्तिशाली प्रभाव के तहत वांग हाओ ने दावत करना शुरू कर दिया। अपने दाहिने हाथ से दोरान का ब्लेड स्क्विड के मांस के टुकड़े काटता रहा, जबकि उसका बायां हाथ उसे बेतहाशा मुंह में ठूंसता रहा। उसका मुंह भी नहीं रुका। पहले तो वह निगलने से पहले 1 दर्जन बार चबाता, फिर निगलने से पहले 2-3 बार चबाता और आखिरकार उसने चबाने की जहमत भी नहीं उठाई, बस उसे सीधे अपने पेट में निगल गया।
इससे भी अधिक पागलपन की बात यह थी कि वांग हाओ के डेंटियन में थंडरफ्लेम बीस्ट रून 10,000 वर्षों से भूखे एक हिंसक बाघ की तरह डेंटियन के बंधनों को तोड़कर वांग हाओ के पेट में घुस गया और उस टाइटन स्क्विड के मांस और खून को खाना शुरू कर दिया जिसे वांग हाओ ने अभी अभी निगला था। उन्होंने उसे ऐसे खाया जैसे भूखे बाघ अपने शिकार पर झपटते हैं। गति और तेज होती जा रही है। हर काटने के साथ थंडरफ्लेम बीस्ट के रून्स का भूत साफ होता गया और धीरे धीरे उसके शरीर पर धारियां भी दिखाई देने लगी। उसका फर और भी मोटा होता गया, यहाँ तक कि रून्स की रेखाओं को भी ढकने लगा और धीरे धीरे उसमें एक असली थंडरफ्लेम टाइगर में बदलने की प्रवृत्ति दिखाई देने लगी। चेतना के समुद्र में ड्रैगन आत्मा को मात नहीं दी जा सकती थी। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला, एक विशाल काला भावर बना और उसने उस आनुवंशिक ऊर्जा को सीधे निगल लिया जो अभी अभी उसकी चेतना के सागर में रूपांतरित हुई थी। साथ ही जो सुनहरे धागे निकले वे मानो सुनहरे पानी की धाराएं थीं जो लगातार वांग हाओ की रक्त वाहिकाओं में चुभ रही थीं। इसने वास्तव में वांग हाओ के पूरे खून को हल्के सुनहरे रंग में रंग दिया। अंततः सुनहरे धागे वांग हाओ के पेट में पूरी तरह से समा गए और पूरे गैस्ट्रिक म्यूकोसा को ढक लिया। इस सुनहरे गैस्ट्रिक म्यूकोसा से चिपका हुआ कोई भी मांस और रक्त तुरंत अवशोषित होकर आनुवंशिक ऊर्जा और विभिन्न रक्त ऊर्जाओं में परिवर्तित हो गया, जो फिर उसकी चेतना के सागर में पहुंच गईं। इस बीच लालची भूखा बाघ वांग हाओ के पेट में भोजन के सागर में कूद गया, मांस और खून के ढेर के बीच सीधे लेट गया और लालच से उसे खा गया। इन दो पेटू लोगों की मदद से मांस और रक्त को पचाने में वांग हाओ की गति अविश्वसनीय थी। मांस और रक्त पेट में जाते ही लगभग पूरी तरह से टूटकर पच गए। 10 मिनट बाद वांग हाओ के पेट में कोई भी परिवर्तन नहीं दिखा। 20 मिनट बाद वांग हाओ का पेट अभी भी सपाट था, बिना किसी उभार के। वैक्स 6-183 अध्याय 183 बेतुकेपन की भावना। मोबाइल रीडिंग। आधे घंटे बाद वांग हाओ अभी भी और भी अधिक उन्मत्त गति से मांस और रक्त निगल रहा था, लेकिन उसे अभी भी पेट भरा हुआ महसूस नहीं हो रहा था। उस आधे घंटे में वांग हाओ ने कम से कम 1000 पाउंड मांस और खून खाया। अविश्वसनीय रूप से ये भूखे बाघ और नवजात ड्रैगन आत्मा द्वारा पूरी तरह से निगल लिया गया था। ड्रैगन स्पिरिट, क्या तुमने पर्याप्त ऊर्जा एकत्रित कर ली है? बस थोड़ा सा और उतनी ही ऊर्जा और मिल जाए तो मैं अपने कोकून से आजाद हो जाऊंगा। क्या तुम फिर आना चाहते हो? वांग हाओ अपनी ठुड्डी को सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहा था। मांस और खून निगलते हुए उसने आधे घंटे से अपना मुंह बंद नहीं किया था, उसे पूरी तरह खुला रखा था। उसके मुंह के आसपास की नसें और मांसपेशियां अकड़ गई थीं, जिससे मुंह बंद करना बेहद मुश्किल हो रहा था। वांग हाओ के पास मांस और खून निगलना बंद करने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने दोनों हाथों से अपने गालों और ठुड्डी की मालिश की और 1 मिनट की मेहनत के बाद आखिरकार वह अपनी ठुड्डी हिलाकर उसे बंद करने में कामयाब हो गया। जल्दी जल्दी मसलने के बाद वांग हाओ ने फिर से मांस खाने का अपना उन्मत्त सिलसिला शुरू कर दिया। शुरू करना। अपने पहले अनुभव से सीख लेकर इस बार वांग हाओ की निगलने की गति दोगुनी हो गई। 20 मिनट बाद चेतना के समुद्र में ड्रैगन आत्मा से एक ड्रैगन की दहाड़ आए। दहाड़। इस ड्रैगन की दहाड़ तलवारों और ब्लेडों की ध्वनि की तरह थी, जो धात्विक ऊर्जा से भरी हुई थी, मानो कोई तेज तलवार बादलों को भेदकर सीधे 9वें आसमान तक जा पहुंची हो। फिर अंडे के छिलके के टूटने जैसी चटकने वाली आवाजों की एक श्रृंखला वांग हाओ की चेतना के समुद्र से आए। इसके तुरंत बाद एक चमकदार सुनहरी रोशनी ठोस अंडे के आकार के कोकून से टूट गई और सुनहरे प्रकाश की किस्में दरार के माध्यम से चमक उठी, जिसने वांग हाओ की चेतना के पूरे समुद्र को एक शानदार सुनहरी चमक के साथ रोशन कर दिया। आध्यात्मिक ऊर्जा का सागर चमकदार सुनहरे प्रकाश में झिलमिला रहा था, जिससे आकाश में चमकते नीले कण भी धुंधले और महत्वहीन दिखाई दे रहे थे। गर्जन। जब अंडे के आकार का कोकून पूरी तरह से टूट गया, तो असली ड्रैगन की आत्मा ने अंततः अपने पंजे बढ़ाए और बलपूर्वक कोकून को फाड़ दिया, जिससे दरार इतनी चौड़ी हो गई कि उसका पूरा सिर बाहर निकल आया। जब तक शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा, सिर, ड्रैगन कोकून से बाहर निकल सकता है, तब तक पूरा शरीर ड्रैगन कोकून के बंधनों से मुक्त होने में सक्षम होगा। सिजल। उद्धरण चिन्ह। अंत में जिस क्षण ड्रैगन आत्मा ने अपना छोटा सा सिर हिलाया और ड्रैगन कोकून से मुक्त होने के लिए संघर्ष किया, चेतना का पूरा समुद्र एक चमकदार सुनहरे प्रकाश से प्रकाशित हो गया। एक गहरा नीला तारों वाला आकाश, एक सुनहरा सागर और एक सुनहरा ड्रैगन आत्मा चेतना के समुद्र के ऊपर तैरती है। अचानक ड्रैगन के शरीर के चारों ओर से बड़ी संख्या में सुनहरे धागे उभरे और अनियमित रूप से लटके हुए स्थान में वे वास्तव में शुभ सुनहरे बादलों के समूह की तरह लग रहे थे।
फिर लॉन्ग लिंक के चारों ओर की सुनहरी रोशनी गायब हो गई और वह धीरे धीरे अपने असली रूप में लौट आया। उसका पूरा शरीर गहरे नीले रंग का था, मानो क्रिस्टल से तराशे गए 4 पंजों वाले अजगर जैसा हो। उसके शल्क सुनहरे प्रभामंडल से हल्के से चमक रहे थे और उसकी 2 हल्की सुनहरी आंखें परम वैभव से भरी हुई थीं। उसके सिर पर 2 मांसल उभार थोड़े उभरे हुए थे जो उसे बहुत मनमोहक बना रहे थे। गुरुजी, मैं आपका शरीर छोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि वांग हाओ अपना आश्चर्य व्यक्त कर पाते, उन्होंने बोलना समाप्त कर दिया। ड्रैगन स्पिरिट वांग हाओ की भौहों के बीच से एक सुनहरी बिजली की तरह फूटने के लिए बेताब था और तुरंत वांग हाओ की आंखों के सामने प्रकट हो गया। फिर यह सुनहरी रोशनी हवा में फैल गई, देखते ही देखते कलाई जितनी मोटी और 10 मीटर से भी ज्यादा लंबी हो गई। तुरंत ही ड्रैगन आत्मा हवा में तैर गई, अपना सिर उठाया और वांग हाओ को आंखों के स्तर पर घूरने लगी। जब ड्रैगन आत्मा पहली बार वांग हाओ के सामने आई तो उसे बहुत ही अपनापन महसूस हुआ, मानो उसके सामने मौजूद ड्रैगन आत्मा के साथ उसका रक्त संबंध हो। ये ड्रैगन वह है और वह ड्रैगन की आत्मा की अद्भुत भावना है। ये संभवतः ड्रैगन परिवर्तन तकनीक का आविष्कार करने वाले पूर्ववर्ती का सबसे शानदार पहलू है। ये ड्रैगन आत्मा एक सच्ची आत्मा ड्रैगन है जिसे वांग हाओ ने अपने स्वयं के रक्त और सार के साथ पोषित किया है। इसे ड्रैगन कहना वास्तव में थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहना होगा। सख्ती से कहें तो सच्ची ड्रैगन आत्मा एक टेम्पलेट है जो मनुष्यों की रक्त रेखा को बदलने के लिए ड्रैगन की विकासवादी प्रक्रिया का उपयोग करती है। धीरे धीरे मनुष्यों के नश्वर शरीर को ड्रैगन रक्त के साथ ब्रह्मांड की सर्वोच्च रक्त रेखा में बदल देती है। ये टेम्पलेट एक हाड़ मांस की आत्मा है जिसे ड्रैगन कबीले के गुप्त तरीकों से पाला गया है और इसमें ड्रैगन के खून का अंश भी है। इसलिए इसे ड्रैगन आत्मा कहा जाता है, असली ड्रैगन नहीं। यद्यपि यह महज एक झूठी ड्रैगन आत्मा है, मनुष्य इस ड्रैगन आत्मा का उपयोग शक्तिशाली प्राणियों को लगातार खाकर उसे पोषित करने के लिए कर सकते हैं, जिससे ड्रैगन वंश को उत्तेजित किया जा सके और अंततः मनुष्यों को पोषण मिल सके। इस प्रकार वे सूक्ष्म रूप से ड्रैगन वंश की शक्ति से भर जाएं। इससे मनुष्यों को वास्तविक ड्रैगन वंश प्राप्त करने की क्षमता मिलती है और यहाँ तक कि प्राचीन ड्रैगन वंशों से भी अधिक शक्तिशाली वंश प्राप्त करने की संभावना भी मिलती है। वांग हाओ को एक अजीब सा एहसास हुआ कि जितना अधिक वह ड्रैगन आत्मा को देखता था उतना ही वह उससे मिलती जुलती थी, विशेष रूप से ड्रैगन आर्थ 187 अध्याय 187 महिला अधिकारी वेन। मोबाइल रीडिंग। इस कठिन परीक्षा से बचकर हर कोई दुख में डूब गया। अधिकांश छात्र सदमे में थे। इसमें युद्ध अकादमी का छात्र जीयू भी शामिल है। एक पर्यवेक्षक के रूप में ZU अपनी ड्यूटी के दौरान एक बड़ी दुर्घटना के लिए जिम्मेदार थी, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रतिभागी की मृत्यु हो गई। स्वाभाविक रूप से उसे जिम्मेदार ठहराया गया। सबसे संपूर्ण और सबसे तेजी से अपडेट होने वाले उपन्यासों को पढ़ने के लिए कृपया PIN@SHU1 खोजें। यद्यपि यह पूरी तरह से एक आकस्मिक घटना थी जिसमें एक षड्यंत्र था, फिर भी वह अपराध बोध और आत्मदोष से भरी हुई थी। ये सब मेरी गलती है। मैं ही हूं जिसने जियानान को मारा। सोब। हमारी वेबसाइट का डोमेन याद रखें, TTK। अगर मैं इतना लापरवाह न होता तो अंतरिक्ष यान पर हमला न होता और हम में से कोई भी खतरे में न पड़ता। जियाओ नान न मरता। मैं तो एक लापरवाह पर्यवेक्षक रहा हूं। मैं दोषी हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं युद्ध अकादमी का सदस्य बनने के लायक बिल्कुल नहीं हूं। मैं कितना मूर्ख हूं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह जल्दी ही आत्मदोष की छाया से बाहर आ गई, क्योंकि वहां हाई स्कूल के उन्हीं की उम्र के कुछ छात्र उसकी देखभाल के लिए इंतजार कर रहे थे। हालांकि वह खुद इन ज्यादातर छात्रों से छोटी थी, फिर भी वह युद्ध अकादमी की एक विशिष्ट छात्रा थी। इस समय उसे अपनी निजी भावनाओं का बाकियों की सुरक्षा की तुलना में सापेक्ष महत्व साफ समझ आ रहा था। नहीं, मैं रो नहीं सकती। मैं ज्यादा कमजोर नहीं दिख सकती। मुझे अभी भी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की प्रतिभा चयन प्रतियोगिता में सबका नेतृत्व करना है। मुझे मजबूत बनना है। जियानान के लिए, सबके लिए मुझे मजबूत बनना है। अचानक उसका युवा चेहरा शांत हो गया, क्योंकि वह सोचने लगी कि स्थिति को कैसे संभालना है। सबसे पहले उसने अपने ब्रेसलेट से इस चयन प्रतियोगिता के पृथ्वी क्षेत्र के प्रभारी व्यक्ति का संपर्क विवरण प्राप्त किया। फिर उसने स्काईकॉम के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को हमले की सूचना दी, जिसमें ये भी बताया गया कि कई लोग घायल हुए हैं और एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। उसने घटनास्थल के निर्देशांक भी भेजे। अप्रत्याशित रूप से बचाव अंतरिक्ष यान सिर्फ 10 मिनट बाद आ पहुंचा। अचानक एक छोटा फेडरेशन मानक ग्रहीय लैंडिंग जहाज सभी के सिर के ऊपर दिखाई दिया, जो घने बादलों के बीच से गुजरते हुए हवा में मंडरा रहा था।
मुझे उम्मीद नहीं थी कि पृथ्वी संघ कमान इसे इतनी गंभीरता से लेगा, वास्तव में बचाव में भाग लेने के लिए सैन्य युद्धपोतों को भेज देगा। तांग लिंग ने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में ठंडे स्वर में कहा। जल्द ही काली वर्दी पहने संघीय सैनिकों का एक दल लैंडिंग क्राफ्ट से उतरा। बिना कुछ कहे उन्होंने जल्दी से सभी को लैंडिंग क्राफ्ट में बिठाया और तुरंत उड़ान भर ली। लक्ष्य बाह्य अंतरिक्ष में पृथ्वी की निम्न कक्षा। सभी को बचाकर लैंडिंग स्पेसशिप पर बिठाने के बाद उन्हें एक पूरी तरह से बंद कमरे में रहने की व्यवस्था की गई। रास्ते में केवल एक सैन्य डॉक्टर ही कमरे में आया और सभी का साधारण शारीरिक परीक्षण और उपचार किया। उसके बाद किसी और ने कमरे में प्रवेश नहीं किया। कमरा पूरी तरह से सीलबंद मिश्र धातु की दीवारों से घिरा है। बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता, एक सीलबंद दरवाजा, हमेशा बंद रहता है। सीलबंद दरवाजे पर लगे पारदर्शी शीशे से आप बाहर पहरा दे रहे 6 भारी हथियारों से लैस सैनिकों को देख सकते हैं। कमरे में केवल फर्श, दीवारें और छत थी, यहां तक कि एक मेज या कुर्सी भी नहीं थी, इसलिए सभी को तंग जगह में फर्श पर बैठना पड़ता था। ये यात्रा अंतहीन लग रही थी और हर कोई बुरे मूड में था। मैं इस अंतरिक्ष यान के सर्वोच्च कमांडर से मिलना चाहती हूँ। मैं युद्ध अकादमी की छात्रा हूँ और इस चयन प्रतियोगिता के पृथ्वी क्षेत्र के पर्यवेक्षकों में से एक हूँ। जी युएलियांग ने अपनी पहचान स्पष्ट की, इस उम्मीद में कि दरवाजे पर पहरा दे रहे सैनिक से जवाब मिलेगा, लेकिन अंततः वह खाली हाथ लौटाए। दरवाजे के बाहर खड़े सैनिकों ने कमरे के अंदर हो रही हर चीज को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वे रोबोट से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे, जो बस अपने वरिष्ठों के आदेशों का पालन कर रहे थे, अपने मिशन और आदेशों के अलावा किसी भी चीज पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखा रहे थे। मुझे बुरा लग रहा है कि यह हमला शायद उतना आसान नहीं है जितना लगता है, तांग लिंग ने शांति से कहा, मानो खुद से बात कर रही हो। बिना द्वेष के कही गई बात को श्रोता दिल से लगा सकता है। ये सुनने के बाद वांग हाओ को भी लगा कि कुछ गड़बड़ है और कुछ ठीक नहीं है। अपनी एक्स-रे दृष्टि से वांग हाओ ने पाया कि काली वर्दी पहने सैनिकों के समूह ने अपनी अपनी सैन्य इकाइयों के रैंक चिन्ह या बैज नहीं पहने थे। इसके अलावा लोगों को बचाते समय वे चुप रहे और यहां तक कि सैन्य डॉक्टरों ने भी किसी के सवालों का जवाब नहीं दिया। जांच और उपचार के अलावा उन्होंने कुछ और नहीं कहा या पूछा। इस स्थिति के लिए एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि इन लोगों पर चुप्पी का आदेश दिया गया था और वे सभी उच्च सैन्य कौशल वाले वास्तविक सैनिक थे। विभिन्न रूपों के आधार पर वांग हाओ ने अनुमान लगाया कि यह संभवतः एक साधारण बचाव अभियान से कहीं अधिक था। यह अत्यधिक संभावना है कि यह एक बचाव अभियान था जिसका दस्तावेजीकरण नहीं किया गया था। रिकॉर्ड न रखने का एकमात्र कारण गोपनीयता बनाए रखना है। लेकिन ये छात्र तो साधारण लोग हैं, उनके पास क्या रहस्य हो सकते हैं? वांग हाओ ने तुरंत कुछ अप्रिय संभावनाओं के बारे में सोचा और फिर महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई है। ठीक उस समय जब हर कोई बेचैनी महसूस कर रहा था, काले सैन्य वर्दी में लंबे बाल बांधे और कर्नल रैंक की महिला अधिकारी ने बाहर खड़े सैनिकों को सीलबंद दरवाजा खोलने का आदेश दिया। महिला अधिकारी का रंग गोरा और कद काठी लंबी थी। बिना किसी मेकअप के भी उसकी अद्भुत सुंदरता निर्विवाद थी। सभी पुरुषों को उसकी सुडौल काया ने मोहित कर लिया था। उभरी हुई छाती और सुडौल कूल्हे जो मानो बाहर निकलने को तैयार थे, जिससे वहां मौजूद कई पुरुष छात्र शर्मा गए। वांग हाओ कौन है? महिला अधिकारी की आवाज परिपक्व और आकर्षक थी, लेकिन उसमें बारूद भी भरा हुआ था। यह मैं हूँ, वांग हाओ ने खड़े होकर उत्तर दिया। तुम मेरे साथ आओ, बाकी लोग यहीं रहो। आवाज अभी भी ठंडी थी, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसमें अदम्य शक्ति हो। तुरंत ही काले वस्त्र पहने 2 सैनिकों के साथ वांग हाओ महिला अधिकारी के पीछे पीछे चल पड़ा। जल्द ही वांग हाओ को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया। तुरंत ही 2 सिपाहियों ने वांग हाओ को एक धातु की कुर्सी पर जबरन बिठा दिया। कुछ तड़क की आवाज के बाद कुर्सी से निकली मिश्र धातु की पट्टियों से उसकी कलाइयां, टखने और कमर बांध दी गईं। इस समय वांग हाओ ये जानकर हैरान रह गया कि दोनों सैनिक अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे और वांग हाओ के पास संघर्ष करने या विरोध करने का लगभग कोई मौका नहीं था। सीट पर लगे मिश्र धातु के बकल भी विशेष रूप से बनाए गए प्रतीत होते थे और चाहे वांग हाओ ने कितना भी संघर्ष किया हो, ये सब व्यर्थ था। वांग हाओ की बाहों की अपार शक्ति, जो हजारों पाउंड की लग रही थी, के सामने सीट के मिश्र धातु के बकल पर उसका प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ था, मानो समुद्र में कीचड़ फेंक रहा हो। उसने अपनी दोनों कलाइयों को लगभग घायल कर लिया था। आप वांग हाओ हैं? महिला अधिकारी पूछताछ की मेज के सामने बैठ गई, अपनी टांगे क्रॉस करके बैठ गई और वांग हाओ से ठंडे स्वर में पूछा, क्या इस सवाल को 2 बार दोहराना जरूरी है? चलो इसके बजाय कुछ और सार्थक पूछते हैं।
वांग हाओ भी काफी रूखा था, उसका गुस्सा उबल रहा था और उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसका स्वर कुछ अधीर हो गया। हे छोटे भाई, तुम तो बहुत गुस्सैल हो, है ना? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें शांत करे? बोलते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और वांग हाओ को एक चुलबुली आंख मारी, उसके भरे हुए स्तन लगभग उसकी छाती से बाहर निकल आए। पफट टिल्डर, वांग हाओ ने लगभग अपना मुंह थूक दिया। उस समय वांग हाओ के मन में अचानक एक अजीब विचार आया, देखना है या नहीं देखना है? यही सवाल है। जैसे ही वांग हाओ इस बात को लेकर झिझक रहे थे कि उन्हें अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग करना चाहिए या नहीं, उनके सामने बैठी महिला ने फिर से कहा, हे, इसके बारे में क्या ख्याल है, क्या मेरा फिगर अच्छा नहीं है? फफ्ट टिल्डर, इस बार वांग हाओ ने लगभग अपनी जीभ काट ली। वैक्स 6-188 अध्याय 188 परीक्षा उत्तीर्ण करना। मोबाइल रीडिंग। मेरा नाम वेन है और मैं संघीय सैन्य आयोग के विशेष खुफिया जांच ब्यूरो या संक्षेप में विशेष मामलों के ब्यूरो से संबंधित हूं। मैं कर्नल के पद पर हूं और युद्ध अकादमी के युद्ध विभाग से स्नातक हूं। मेरी लंबाई 165 सेमी, वजन 52 किलोग्राम है। मैं अविवाहित हूं और मेरे माप हैं। अरे मैडम, आप क्या कर रही हैं? ये कोई ब्लाइंड डेट तो नहीं है ना? मुझे आपकी निजी जानकारी में कोई दिलचस्पी नहीं है, सीधे मुद्दे पर आ जाए। मुझे यहाँ अकेले बुलाने का क्या मकसद है? वांग हाओ का गला अपनी ही लार से लगभग घुट गया। ये किसी पूछताछ जैसा नहीं लगा, यह एक ब्लाइंड डेट जैसा लगा, जहां महिला ने मिलते ही अपनी ऊंचाई, वजन, नाप और शिक्षा का खुलासा कर दिया। हालांकि ऐसा लगता है कि मैं अभी भी युवा हूं और ब्लाइंड डेट्स के लिए अभी समय थोड़ा जल्दी है। हे छोटे भाई, मैं तो बस तुम्हें चिढ़ा रहा था। मुझे लगा था कि इस बार तुम्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा मुश्किल निकला। अरे यार, मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूँ? असल में इस बार मेरा काम तुमसे अकेले में बात करना है। वेनेसा रुकी, अपनी उंगलियों से मेज को थपथपाया, अपना सिर नीचे किया और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। मैं संघीय सेना की ओर से आपसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। वांग हाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर पूछा, संघीय सेना मुझे ढूंढ रही है? वांग हाओ ने दूसरे पक्ष को संदेह भरी नजरों से देखा। राक्षसी आंख की नजर में कोई भी सूक्ष्म भाव वांग हाओ की नजर से बच नहीं सका। हालांकि कुछ देर देखने के बाद वांग हाओ ये देखकर निराश हो गया कि दूसरे पक्ष के चेहरे पर एक भी असामान्यता नहीं थी। इससे वांग हाओ को संदेह होने लगा कि दूसरे पक्ष ने जो कहा वह सच हो सकता है। वेनेसा ने सिर हिलाया, फिर धीरे से बोली, मैं असल में तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक तुम्हारे सामने इतनी जानलेवा स्थिति आ जाएगी, जिससे मामला थोड़ा पेचीदा हो गया। इसलिए तुम्हें पहले से बताए बिना मैं बिना बुलाए ही चली आई। देखें, जुई शिन झांग जी का URL हायपीगे दर्ज करें। बोलने के बाद उसने उत्सुकता से वांग हाओ की ओर देखा। वेन ने वांग हाओ के बारे में जितनी भी जीवनी संबंधी जानकारी एकत्र की थी, उसमें सबसे आम शब्द औसत दर्जे का, साधारण और योग्य जैसे मूल्यांकन थे। लेकिन जैसे ही उसने लड़के को व्यक्तिगत रूप से देखा, उसे यकीन हो गया कि सारी जानकारी कचरे का ढेर थी और उसे संघीय सिविल सेवा प्रणाली पर गहरा अफसोस हुआ। ऐसी प्रतिभाशाली प्रतिभा को दफना दिया गया। हालांकि वह इस बात को लेकर अधिक उत्सुक थी कि इस लड़के में कितनी क्षमता छिपी है। दरअसल उसके पास एक और दस्तावेज था, एक एस लेवल सुरक्षा वर्गीकरण वाला दस्तावेज। उसे देखने के लिए भी उसे अपने वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति लेनी पड़ती थी। यही एक मुख्य कारण था कि उसकी वांग हाओ में रुचि थी। आम नागरिकों के लिए सूचना सुरक्षा स्तर सबसे कम, स्तर ए है। सैनिकों के लिए ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन स्तर 1 से ज्यादा नहीं होगा। उच्च पदस्थ संघीय अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए सूचना सुरक्षा स्तर बी से ज्यादा नहीं है, और यहां तक कि संघीय राष्ट्रपति का सूचना सुरक्षा स्तर भी स्तर एस से ज्यादा नहीं है। दूसरे शब्दों में, वांग हाओ से संबंधित कुछ जानकारी को संघीय सुरक्षा सेवा द्वारा एस स्तर के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जो राष्ट्रपति के स्तर की गोपनीयता के समान ही है। ये रणनीतिक गोपनीयता के स्तर तक बढ़ गया है, जो संघ की सुरक्षा और स्थिरता से संबंधित है। ध्यान रखें कि संघीय गोपनीयता का उच्चतम स्तर केवल SSSSSSS है। वांग हाओ ने उपहास्यपूर्ण लहजे में कहा, मैंने ज्यादा किताबें नहीं पढ़ी हैं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हे छोटे भाई, तुम बहुत विनम्र हो। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। संघीय सेना के कई बड़े लोगों की नज़र तुम्हारे चमत्कारी औषधि पर है। मैं यहाँ एक बुरे आदमी की ओर से तुम्हारे साथ सहयोग पर चर्चा करने आया हूँ। एक चमत्कारी औषधि।
वांग हाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा, फिर अचानक उसे एहसास हुआ, मैं समझ गया। तो आप मुझे क्या शर्तें दे सकते हैं? वांग हाओ ने भी स्पष्ट और खुले तौर पर बात की और पूछा कि पहले ये देखना है कि दूसरा पक्ष क्या शर्तें पेश करेगा। एक बार जब आप शर्तों से संतुष्ट हो जाएं, तो निम्नलिखित सामग्री के साथ आगे बढ़ें। वांग हाओ के काम करने का तरीका हमेशा सरल रहता है। वह सीधा होना पसंद करते हैं और गोलमोल बातें करना पसंद नहीं करते। कोई भी शर्त। वेनेसा ने अपना सिर उठाया, एक तीखी नजर दिखाते हुए वांग हाओ के चेहरे के भाव से बातचीत में किसी भी तरह के लाभ का संकेत पकड़ने की कोशिश की। यह मजाक थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरा मजाक नहीं उड़ा रहे हो? वांग हाओ ने पूछा। वेनेसा ने वांग हाओ की प्रतिक्रिया का अनुमान लगा लिया था और तुरंत समझाया, मुझे अपने वरिष्ठों से केवल एक निर्देश मिला है। वांग हाओ, आप जो भी शर्तें प्रस्तावित करेंगे, मैं बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना सहमत हूं। यहां तक कि अगर आप मुझसे अभी शादी करना चाहते हैं तो मैं इसके लिए सहमत हूं। अपनी बात खत्म करने के बाद वेनेस ने वांग हाओ को आंख मारी, फिर अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जानबूझकर छोटे छोटे कदम उठा रही थी, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ रही थीं। वह तेजी से वांग हाओ के पास पहुंची और उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, सीधे उसके सामने न्यायमंच पर बैठ गई। इसके बाद उसने अपने पैरों को एक दूसरे पर चढ़ा लिया और अपने बाएं पैर के अंगूठे से वांग हाओ की पिंडली को दबाया। एक तेज परफ्यूम की खुशबू तुरंत उसके शरीर में फैल गई। वांग हाओ ने पहले कभी ऐसा कामुक अनुभव नहीं किया था। उसका खून सिर पर चढ़ गया, उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी नाक से खून बहने ही वाला था। माफ कीजिए मिस वेन, क्या आप कृपया थोड़ा दूर बैठ सकती हैं? आपका परफ्यूम बहुत तेज है। हे छोटे भाई, तुम बहुत मजाकिया हो। वेनेसा मुस्कुराए और वांग हाओ के शर्माते चेहरे पर एक नजर डाली, फिर जोर से हंसी और अपनी मूल सीट पर वापस आ गई। बहुत बढ़िया वांग हाओ, आपने बहुत अच्छा काम किया है और मेरी परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं। इस पल वेन के चेहरे के हाव भाव अचानक बदल गए। वह एक हंसमुख और आकर्षक युवती से ठंडे चेहरे और गंभीर भाव वाली बर्फ की रानी बन गई। एक परीक्षा? किस तरह की परीक्षा? वांग हाओ ने उत्सुकता से पूछा। यह तुम्हारे चरित्र की परीक्षा है। अगर अभी तुम्हारे मन में मेरे बारे में कोई अनुचित विचार आए या कोई अपमानजनक मान की, तो ये बातचीत तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसके बाद होने वाले औपचारिक सहयोग का विवरण तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा। वेनेसा के हाव भाव गंभीर थे और उसकी आवाज भी बहुत गंभीर हो गई थी। वांग हाओ को और भी असहज करने वाली बात यह थी कि उसकी बैठने की मुद्रा बिल्कुल सामान्य थी। उसकी टांगें एक साथ थीं, छाती बाहर निकली हुई थी और पेट अंदर। उसकी मुद्रा बहुत ही उचित थी और सैनिकों की एक विशिष्ट सख्त शैली थी। यह विरोधाभास बहुत अधिक है। इस अचानक परिवर्तन ने वांग हाओ को अचंभित कर दिया। वांग हाओ एक क्षण के लिए रुक गए और दूसरे पक्ष के कुछ कहने की प्रतीक्षा करने लगे। अब काम पर लग जाओ। सेना सचमुच आपकी चमत्कारी दवा में बहुत रुचि रखती है। उन्होंने मुझे आपके पास सहयोग पर चर्चा करने के लिए भेजा है। वांग हाओ लगभग बेहोश हो गए। इतनी सारी बातों के बाद भी बात चमत्कारी औषधि पर सहयोग की ही है। क्या फर्क है? वांग हाओ ने मन ही मन सोचा। बड़ी बहन, क्या आप जानबूझकर मेरे साथ खिलवाड़ कर रही हैं? वांग हाओ के चेहरे पर अजीब अभिव्यक्ति को देखते हुए वेनेसा ने आगे कहा, लेकिन सहयोग की विषय वस्तु ही असली कुंजी है। एक विराम के बाद वांग हाओ तुरंत उत्साहित हो गया। सेना की 2 सहयोग योजनाएं हैं। योजनाएं जिसमें सेना चमत्कारी औषधि के फॉर्मूले और उत्पादन को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लेगी और किसी को भी चमत्कारी औषधि के उत्पादन और प्रयोग में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसमें आप वांग हाओ भी शामिल हैं। मुआवजे के रूप में सेना आपकी सभी शर्तों को पूरा करेगी और पर्याप्त मुआवजा प्रदान करेगी। योजना बी, चमत्कारी औषधि पर आपका नियंत्रण बना रहेगा, लेकिन आपको संघीय सेना में शामिल होना होगा और चमत्कारी औषधि का उत्पादन, अनुसंधान और बिक्री सैन्य निगरानी के अधीन होनी चाहिए। इस औषधि का सूत्र संघ के दुश्मनों तक बिल्कुल भी लीक नहीं होना चाहिए। वैक्स 6-189 अध्याय 189 गुप्त रैंक प्रदान करना, द्वितीय लेफ्टिनेंट। मोबाइल रीडिंग। बिना कुछ सोचे समझे वांग हाओ ने योजना ए को सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन प्लान बी भी वह परिणाम नहीं था जो वह चाहते थे। आपको पता होना चाहिए कि इस चमत्कारी औषधि के प्रमुख तत्व केवल वांग हाओ के पास ही उपलब्ध हैं। वे पूरे आकाशगंगा या यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड में नहीं पाए जा सकते हैं, क्योंकि जेनेसिस फैक्टर्स नाम के वो जादुई कण सिर्फ उन्हीं लोगों के शरीर में पाए जा सकते हैं जिन्हें इंक स्टार के काले मोतियों से रूपांतरित किया गया हो।
और इस ब्रह्मांड में सिर्फ वांग हाओ ही परीक्षण में भाग लेने वालों में आखिरी बचा है। इसलिए वांग हाओ को इस चमत्कारी औषधि के फॉर्मूले के लीक होने की चिंता नहीं थी। भले ही फॉर्मूला लीक हो गया हो, लेकिन असली चमत्कार औषधि बनाने के लिए वांग हाओ का खून अभी भी आवश्यक है। मैं प्लान भी चुनता हूँ। हालांकि मैं सेना की गुप्त निगरानी स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन यह मेरी तय सीमा से ज्यादा नहीं हो सकती। सबसे पहले मुझे उम्मीद है कि मेरे परिवार और दोस्तों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा मैं चमत्कार औषधि से प्राप्त होने वाली कुल आय का 50% सेना को दे सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सेना मेरे परिवार की सुरक्षा के लिए गुप्त रूप से विशेषज्ञ भेज सकती है। एक आखिरी बात, मैं सेना में भर्ती हो सकता हूँ, लेकिन किसी का आदेश नहीं मानूंगा। यही मेरी अंतिम बात है। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर इस सहयोग का सवाल ही नहीं उठता। वांग हाओ द्वारा प्रस्तावित 3 बिंदुओं में से पहले 2 को सेना द्वारा लागू करना आसान है। मुख्य मुद्दा तीसरा बिंदु है, जो किसी भी संगठन के लिए अस्वीकार्य है, खासकर सेना जैसे बड़े राजनीतिक संगठन के लिए। अगर हर सैनिक वांग हाओ की तरह अराजक और अवज्ञाकारी हो तो पूरी सेना बिखर जाएगी। आखिरी वाक्य एक असंबंधित अंश प्रतीत होता है और अनुवाद से हटा दिया गया है। इसलिए किसी भी सेना के लिए एक सैनिक का पहला कर्तव्य आज्ञाकारिता है, जो पूरी तरह से अनुल्लंघनीय है। ये सिद्धांत का मामला है, लेकिन इसे सुलझाना सामान्य वास्तविक मुद्दों से कहीं अधिक कठिन है। वांग हाओ ने यह अनुरोध इसलिए किया क्योंकि वह सैन्य मामलों के बोझ तले दबकर अपनी साधना में देरी नहीं करना चाहते थे, न ही वह राजनीतिक संघर्षों में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना चाहते थे। सबसे अहम बात यह है कि वांग हाओ को बंधन पसंद नहीं और उन्हें नियंत्रित किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो वांग हाओ एक स्वतंत्रता सेनानी है जिन्हें नियमों और विनियमों से बंधे रहना बिल्कुल पसंद नहीं, हुक्म चलाना तो दूर की बात है। वेन को एक कठिन निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। इस तीसरी बुनियादी शर्त के बारे में वह वांग हाओ से कोई वादा नहीं कर सकती थी, उसे मंजूरी देना तो दूर की बात थी। इसलिए उसने अंततः अपने वरिष्ठों से मदद मांगने का फैसला किया। इसलिए अगले कमरे में जाकर उसने एक एन्क्रिप्टेड कॉल की। 10 मिनट बाद जब वेनेसा वांग हाओ के सामने दोबारा आए तो उसके हाथ में नियुक्ति का एक कागज का पत्र था। आप सोच रहे होंगे कि उन्नत प्रौद्योगिकी के इस युग में भी कागज का उपयोग क्यों किया जाता है। दरअसल वांग हाओ को भी कुछ संदेह था। तुम्हें जिज्ञासा हो रही है ना? मुझे तो और भी ज्यादा जिज्ञासा इस बात की है कि उस बूढ़े ने तुम्हारी सारी शर्तें मान ली। इसके अलावा ये नियुक्ति पत्र भी है। बधाई हो लेफ्टिनेंट वांग हाओ, आज से तुम आधिकारिक तौर पर संघीय सेना में शामिल हो जाओगे और एक सच्चे संघीय सैनिक बन जाओगे। क्या आपको ये जानने में कोई जिज्ञासा नहीं है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कागज के रूप में क्यों होती है? दरअसल मैंने पहली बार कागज पर पावर ऑफ अटॉर्नी देखी है और मुझे सचमुच बहुत ईर्ष्या हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक पावर ऑफ अटॉर्नी के स्थान पर कागजी पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग क्यों करें? एकमात्र स्पष्टीकरण यह है कि यह प्राधिकरण पत्र पूरी तरह गोपनीय है और इंटरनेट पर कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता। आमतौर पर केवल सेना में सेवा देने वाले विशेष सैनिकों को ही ऐसा व्यवहार मिलता है। उदाहरण के लिए दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करने वाले जासूस, गुप्त मिशनों को अंजाम देने वाले विशेष बल तथा सैन्य छाया इकाइयां आदि। दूसरे शब्दों में वांग हाओ को रैंक प्रदान करने का प्राधिकरण गुप्त रूप से किया गया था और संघीय सैन्य कार्मिक पहचान सूचना प्रणाली में इसका पता नहीं लगाया जा सका। हालांकि इस पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ वांग हाओ एक वास्तविक संघीय सैनिक है, लेकिन वह सार्वजनिक रूप से किसी भी सैन्य लाभ का आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि संघीय नागरिक प्रणाली में वांग हाओ अभी भी एक साधारण नागरिक है। सीधे शब्दों में कहें तो वांग हाओ वर्तमान में एक गुप्त सैन्यकर्मी है जो किसी छाया इकाई जैसा है। किसी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सिस्टम डेटा में वांग हाओ के सैनिक होने की कोई जानकारी नहीं है। दूसरे शब्दों में केवल कुछ ही लोग वांग हाओ की सैन्य स्थिति के बारे में जानते होंगे, यहां तक कि संघीय मार्शल या राष्ट्रपति भी बिना अनुमति के इसके बारे में अनभिज्ञ होंगे। वेनेसा को इस बात पर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि उसके वरिष्ठ अधिकारी ऐसी व्यवस्था करेंगे, और साथ ही वह वांग हाओ के प्राधिकरण पत्र से थोड़ी ईर्ष्या भी कर रही थी। लेकिन दूसरी ओर ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी एक भारी जिम्मेदारी भी है। वेन के स्पष्टीकरण से वांग हाओ को पावर ऑफ अटॉर्नी की बुनियादी समझ मिल गई। वेन के तथाकथित वरिष्ठ अधिकारी, जिनसे वह पहले कभी नहीं मिला था, के प्रति भी उसके मन में थोड़ी सद्भावना का भाव पैदा हो गया। आम लोगों के लिए ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी या छाया समझौता न केवल उन्हें संघीय सैनिकों के रूप में कोई सम्मान नहीं दिला सकता, बल्कि उनके लिए बहुत परेशानी भी खड़ी कर सकता है।
हालांकि वांग हाओ के लिए ये बिल्कुल वैसा ही परिणाम था जैसा वह चाहते थे। इसलिए वांग हाओ बिना किसी हिचकिचाहट के नियुक्ति पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए हैं। 195 अध्याय 195 द बीस्ट ट्रायो। मोबाइल रीडिंग। 10 मीटर दूर खड़े होकर वांग हाओ स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि एक मुक्का उसकी ओर आ रहा है। यदि आप ही सब कुछ हैं तो ताकत का क्या फायदा। प्रतिद्वंद्वी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था, लेकिन उसकी गति कछुए जितनी धीमी थी। वांग हाओ की राक्षसी दृष्टि के सामने वह रेंगती हुई चींटी जितना धीमा था और उसका कोई मुकाबला नहीं था। वांग हाओ की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उन्होंने स्विमिंग फिश फुटवर्क तकनीक का उपयोग करके उस मजबूत आदमी जैक के हमले को आसानी से चकमा दिया। क्या ये तो बहुत तेज है। तुम चालाक पीली चमड़ी वाले बंदर, ये कौन सा जादू कर रहे हो। जैक हक्का बक्का रह गया। उसकी नजर सामने खड़े दुश्मन पर टिकी थी, लेकिन जैसे ही उसका मुक्का मारने वाला था, दुश्मन पल भर में गायब हो गया। ये बात उसे आश्चर्यचकित क्यों न कर दे। जैक, तुम तो उसके सामने कुछ भी नहीं हो, मुझे संभालने दो। एक और छोटा गोरा लड़का जो किनारे खड़ा था तिरस्कार से बोला। कृपया सबसे पूर्ण और सबसे तेज अपडेट होने वाले उपन्यास पढ़ने के लिए पिन#1 खोजें। वांग हाओ ने ठंडी सांस ली। हम बेवकूफों का झुंड एक साथ मुझ पर टूट पड़ा। चलो समय बचाते हैं। वांग हाओ ने अपने सामने खड़े 3 लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। कितना घमंडी। सब लोग एक साथ हमला करो। मैं यह मानने को तैयार नहीं कि हम तीनों मिलकर 130 की युद्ध शक्ति वाले कूड़े के टुकड़े को नहीं हरा सकते। काली लड़की ने अपनी आंखों में ठंडी नजर भरकर कहा। वांग हाओ के शब्द अभी अभी उसे बहुत अरुचिकर लगे। चूंकि आप यह अनुभव करना चाहते हैं कि जब आप किसी गिरोह में शामिल होते हैं तो कैसा महसूस होता है, तो हमें आपकी इच्छा पूरी करनी होगी। हाँ, उनके मत में जो लोग कमजोर हैं उन्हें इच्छानुसार हेरफेर के लिए तैयार रहना चाहिए। ये तीनों उत्तरी अमेरिका की झुग्गियों में रहने वाले लाखों अनाथों में से कुछ भाग्यशाली हैं। सैन फ्रांसिस्को का आपराधिक अंडरवर्ल्ड उनके बचपन पर गहरा और काला साया डालता है। अंधेरे में बच्चों का एक समूह जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, और जैसे जैसे वे बड़े होते गए उनके दिल हिंसा से कलंकित हो चुके थे। विवेक और नैतिकता, ये कितने विलासी आदर्श हैं। हमारे दिलों में न्याय तो कब का वास्तविकता से बुझ चुका है। इस तरह की बदमाशी और गुंडागर्दी वाला व्यवहार बचपन से ही मेरी हड्डियों में गहराई तक समाया हुआ है। तुम कमीने, तुमने दादाजी जैक को नाराज कर दिया है। दादाजी जैक बहुत क्रोधित हैं और परिणाम गंभीर होंगे। अचानक जैक ने अपनी कमर से लाल तरल से भरी एक वैक्यूम सिरिंज निकाली और उसे झट से अपनी बाईं कलाई के पास लगा लिया। अगले ही पल लाल तरल उसके मेरिडियंस में इंजेक्ट हो गया। पलक झपकते ही जैक का शरीर हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करने लगा। हड्डियों के पीसने जैसी कई गहरी आवाजों के बाद जैक, जो पहले 1.9 मीटर लंबा था, अचानक एक सिर और लंबा होकर लगभग 2 मीटर हो गया। इसके साथ ही उसके पूरे शरीर पर घने काले बाल तेजी से उगने लगे और उसकी मांसपेशियां आटे की तरह तेजी से फूलने लगीं, जबकि उसके हाथ और पैर भी मोटे और मजबूत हो गए। कुछ ही सेकंड बाद जैक पूरी तरह से एक राक्षस में बदल गया, जिसका सिर इंसानी और शरीर काले भालू का था। उसकी उभरी हुई मांसपेशियों ने उसके कपड़े फाड़ दिए थे और उसके शरीर पर सिर्फ कपड़े की पट्टियां ही लटक रही थीं। उसके चमड़े के जूते भी फट गए थे, जिससे उसके लंबे काले बालों से ढके बड़े पैर -10 डिग्री सेल्सियस की ठंडी जमीन पर नंगे हो गए थे। लगभग उसी समय बाकी 2 साथियों ने भी अपने जानवर रूपांतरण पूरे कर लिए। हालांकि उनके शारीरिक परिवर्तन जैक जितने आश्चर्यजनक नहीं थे। छोटे कद का गोरा आदमी वॉकर भूरे फर से ढके एक जंगली वेयरवुल्फ में बदल गया था। उसके हाथ पैर भेड़ियों के पंजे बन गए थे और उसका चेहरा भी घने फर से ढका हुआ था। उसकी भूरी आंखें एक भूतिया हरी रोशनी से चमक रही थीं। काली लड़की बेला पूरी तरह से काले मानव चेहरे वाली बिल्ली में बदल गई। उसका शरीर और भी पतला लगने लगा और उसके उभार और भी ज्यादा उभरे हुए और कामुक हो गए। और भी हैरानी की बात यह थी कि उसकी टांगें बिल्कुल बिल्ली की तरह उल्टी दिशा में मुड़ी हुई थीं। आमतौर पर जब किसी इंसान का घुटना आगे की ओर होता है तो घुटने के मुड़ने पर उसकी जांघ और पिंडली स्वाभाविक रूप से आगे की ओर मुड़ जाती हैं। लेकिन अब उसका घुटना जबरदस्ती उखड़कर पीछे की ओर आ गया है, इसलिए जब वह बैठती है तो उसके पैर पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। ये परिवर्तन इसके 2 पैरों द्वारा जमीन से धक्का देने से उत्पन्न विस्फोटक शक्ति को और भी अधिक भयानक बना देता है, जिससे यह अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है और तेजी से दौड़ सकता है। इन 3 लोगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला पशु परिवर्तन जीन प्रेरक एजेंट एक निश्चित जीनोटाइप प्रेरक है,
जिसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेष विशेषताओं के अनुसार प्रेरित करने के लिए केवल एक पशु परिवर्तन जीन चुन सकता है, और एक बार चुने जाने के बाद वे जीवन भर केवल एक पशु परिवर्तन को बनाए रख सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अन्य प्रजातियों से जीन संवर्धन करने वाली दवाओं का सेवन करने का जोखिम उठाता है, तो इससे उसके अपने जीन में आनुवंशिक विकार उत्पन्न हो सकता है, या सामान्य आनुवंशिक उत्परिवर्तन भी हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अप्रत्याशित आनुवंशिक रोग उत्पन्न हो सकते हैं। लाल वस्त्रधारी सर्पिणी मूल रूप से एक अलग जीन परिवर्तन दवा का इस्तेमाल करती थी, जिसे म्यूटेंट जीन परिवर्तन प्रेरक म्यूटेंट जीन ट्रांसफॉर्मेशन इंड्यूसर कहा जाता है। इस जीन परिवर्तन औषधि को लेने के बाद वह अपने शरीर के अंगों को जानवरों में बदलने पर स्वतंत्र रूप से नियंत्रण रख सकती थी, और उसे हर परिवर्तन से पहले जीन परिवर्तन प्रेरक लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपनी अपनी शारीरिक विशेषताओं और प्रतिभाओं के आधार पर तीनों ने एक काले भालू, एक जंगली भेड़िए और एक जंगली बिल्ली को चुना, जो शक्ति, गति और चपलता के 3 चरम सीमाओं के सही संयोजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसा समूह व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं हो सकता है, लेकिन जब वे एक साथ आते हैं तो उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इसके अलावा उन तीनों ने अपना पशु रूपांतरण पूरा कर लिया है। इस परिवर्तन के बाद उनकी युद्ध शक्ति 200 से अधिक हो गई है, और वे 2 सितारा योद्धाओं की श्रेणी में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि जीन योद्धा के लिए प्रत्येक स्टार स्तर की वृद्धि एक विशाल अंतर का प्रतिनिधित्व करती है, जिसमें शक्ति के स्तर में बहुत भिन्नता होती है। मरो, तुम्हें हमारे जानवर तिकड़ी के हाथों मरने पर गर्व होना चाहिए। जल जाओ, धधकते भालू के पंजे। वांग हाओ पर सबसे पहले हमला ब्लैक बेयर जैक ने अपने दोनों हाथों से किया। नहीं, रुको, अभी तो ये मोटे काले फर से ढके भालू के पंजे जैसा लग रहा है, और अब ये आग जैसी लाल आदिम ऊर्जा से लिपटा हुआ है, जो लगातार आश्चर्यजनक गर्मी छोड़ रहा है, मानो सचमुच जल रहा हो। ऐसा लग रहा था जैसे 2 विशाल भालू के पंजे भयंकर आग की लपटों में घिरे हुए वांग हाओ की छाती की ओर तेजी से बढ़ रहे हों। काम उठो, हे रक्तपिपासु भेड़ियों के पंजे। वेयरवुल्फ वाल्टर ने बाएं से हमले का नेतृत्व किया, और वांग हाओ के बाएं हिस्से पर हमला करते हुए उसकी आकृति एक तेज धूसर परछाई में बदल गई। उसकी 2 डरावनी हरी आंखें अंधेरे में 2 भूतों जैसी थीं, और उसके 2 भेड़ियों जैसे लंबे नाखून अंधेरी रात में एक हल्की ठंडी रोशनी बिखेर रहे थे। इस बीच काली लड़की बेला द वाइल्डकैट ने एक विशेष रूप से बनाई गई काली टोपी पहन ली, जिसने उसके सिर को पूरी तरह से ढक लिया, और उसका आकार एक पल में रात में गायब हो गया। पलक झपकते ही उसकी गति इतनी तेज हो गई कि नंगी आंखों से उसकी गति का कोई भी रास्ता देख पाना लगभग असंभव था। ऐसा लग रहा था मानो वह हवा में गायब हो गया हो। उन तीनों ने जल्दी से कार्यों को विभाजित कर लिया और अपनी अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया। वांग हाओ ने भी अपनी अवमानना को दूर कर दिया और अहंकारी होने का साहस नहीं किया, इसलिए वह बेहद सतर्क हो गया। एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में ब्लैक बियर जैक की भुजाएं भालू जीन के निरंतर संचार के माध्यम से और भी मजबूत हो गई हैं, और एक हाथ को झुलाने का बल आश्चर्यजनक रूप से 20,000 जिन से अधिक हो गया है। एक साधारण मानव भुजा की हड्डी कभी भी इतनी जबरदस्त प्रतिक्षेप शक्ति का सामना नहीं कर सकती, इसलिए ब्लैक बेयर जैक ने अमानवीय यातना सहन की और अपने पूरे कंकाल को नैनो मटीरियल से बदल दिया। वैक्स 6196 अध्याय 196 तलवार खींचने के लिए मजबूर। मोबाइल रीडिंग। इस नैनोमटीरियल से उसके संपूर्ण कंकाल को प्रतिस्थापित करने से न केवल जैक द ब्लैक बेयर को और भी अधिक भयानक शक्ति प्राप्त करने में सहायता मिलती है, बल्कि उसकी रक्षात्मक क्षमताएं भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा नैनोमटीरियल की सुपर सेल्फ हीलिंग विशेषताएं इसे एक क्रूर जानवर बनाती हैं जो फ्रैक्चर से निडर है और इसमें सुपर असामान्य रक्षा है। अगले ही पल तीनों ने वांग हाओ पर एक साथ 3 दिशाओं से हमला किया, सामने, बाएं और पीछे। वांग हाओ के पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तीनों आत्मविश्वास से भरे हुए थे और अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही वार में मार गिराने के लिए दृढ़ थे। लेकिन उन तीनों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने जो सोचा था कि यह निश्चित बात है, संयुक्त हमला इस बार अप्रत्याशित रूप से उल्टा पड़ गया। एक विचित्र दृश्य फिर घटित हुआ। जैसे ही वे तीनों हमला करने वाले थे, उनका लक्ष्य एक बार फिर रहस्यमय तरीके से उनकी दृष्टि से ओझल हो गया। तीनों हमलावर पहले ही हमला कर चुके थे और वे इसे वापस नहीं ले सकते थे। तीनों को पकड़ने में असमर्थ, तीनों को उनके साथी ने मारा। धमाका, धमाका, धमाका। 3 जोरदार वार लगभग एक साथ हुए। तभी 2 आकृतियां उस प्रचंड बल से पीछे की ओर उछल गईं और टूटी डोर वाली पतंगों की तरह पीछे की ओर उड़ने लगीं। बेला नाम की जंगली बिल्ली सबसे ज्यादा घायल हुई। काले भालू जैक ने उसकी छाती पर सीधा वार किया, जिससे उसके सीने पर गहरा गड्ढा बन गया। जैसे ही वह पीछे की ओर उड़ी, उसने मुंह में खून की उल्टी की,
10 मीटर से ज्यादा दूर तक फिसलती रही और आखिरकार रुक गई। फिर सब कुछ काला हो गया और वह बेहोश हो गई। वॉकर नामक वेयरवुल्फ थोड़ा भाग्यशाली था, वह केवल जैक नामक भालू के हाथ पर अपने पंजे से प्रहार करने में सफल रहा, जिससे जैक तो घायल नहीं हुआ लेकिन उसके अपने हाथ में फ्रैक्चर हो गया। काला भालू जैक सबसे कम घायल हुआ। हालांकि उसके दोनों साथियों ने उस पर दोनों तरफ से हमला किया था, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। बेला, अरे नहीं, धिक्कार है, तुम चालाक पीली चमड़ी वाले बंदर, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे सीधे लड़ो। तुम किस तरह के आदमी हो, हमेशा छिपते और चकमा देते रहते हो। जैक नाम का भालू गुस्से से आग बबूला हो गया। अपने साथी को घायल और बेहोश देखकर वह भड़क उठा और आग बबूला हो गया। पहले तो उसकी हथेलियां प्रचंड लपटों से जल रही थीं, लेकिन अब उत्तेजित होकर लपटें जोर से भड़क उठी और दोनों बाहें धधक उठीं। घनघोर अंधेरी रात में वे असाधारण रूप से चमक रही थीं और बढ़ती लपटों के साथ उनकी अद्भुत आभा और भी प्रचंड होती जा रही थी। तुमने मुझे गुस्सा दिला दिया है, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और जलाकर राख कर दूंगा। आह! उद्धरण चिन्ह। ब्लैक बेयर जैक की आंखें लाल हो गईं और उसकी गति अचानक नाटकीय रूप से बढ़ गई। उसकी दोनों भुजाएं दो विशाल जलती हुई लकड़ियों जैसी हो गईं। आग की रोशनी में वांग हाओ की आकृति को देखने के बाद, जो कुछ ही दूरी पर थी, वह बिजली की गति से वांग हाओ की ओर दौड़ा। इस समय वांग हाओ ने कोई हथियार भी नहीं निकाला। बीस्ट आई की नाइट विशन क्षमता को सक्रिय करने के बाद वह ब्लैक बेयर जैक की गतिपथ को स्पष्ट रूप से देख सकता था। अगले ही पल पीछे हटने के बजाय वांग हाओ आगे बढ़ा और सीधे ब्लैक बेयर जैक की ओर बढ़ गया। खतरा। ठीक उसी क्षण उसके पीछे वेयरवुल्फ वॉकर एक खूनी और क्रूर अकेला भेड़िया जैसा दिख रहा था, जिसकी क्रूरता उसकी चोट से और भी बढ़ गई थी। वांग हाओ का ध्यान जैक पर केंद्रित होने का फायदा उठाकर उसने अचानक हमला कर दिया। उसके दूसरे बाएं पंजे ने, जो अभी तक घायल नहीं हुआ था, वांग हाओ के पिछले कब्डों में 1 फुट लंबा घाव कर दिया और नीचे उसकी ट्रेनिंग यूनिफॉर्म को लगभग फाड़ ही दिया। ये भेड़िए के शरीर के साथ कपटी और क्रूर चालों का एक आदर्श संयोजन है। इससे वांग हाओ इतना चौंक गया कि उसके पसीने छूट गए। सौभाग्य से मेरे कपड़े मोटे हैं, इसलिए उस पंजे ने मेरी पीठ को खरोंच नहीं दिया। वांग हाओ को थोड़ी राहत महसूस हुई और साथ ही उसने अपना ध्यान उन दोनों पर केंद्रित कर दिया। अभी कुछ देर पहले वेयरवुल्फ वॉकर की तात्कालिक आक्रमण गति निश्चित रूप से 40 मीटर प्रति सेकंड से ज्यादा थी, जो वांग हाओ की अधिकतम गति 31 मीटर प्रति सेकंड से कहीं ज्यादा थी, जो लगभग 9 मीटर प्रति सेकंड ज्यादा थी। गति का लाभ बहुत अधिक था और इससे भी अधिक नुकसानदेह बात यह थी कि प्रतिद्वंद्वी के पास एक ताकतवर योद्धा था जो सामने से हमले करता रहता था, जिससे न केवल वह पीछे हट जाता था, बल्कि वांग हाओ की सहन शक्ति भी बहुत कम हो जाती थी। यदि वांग हाओ के तैराकी के शानदार फुटवर्क और त्वरित प्रतिक्रिया न होती, तो बात उसके कपड़े फाड़ने से कहीं अधिक बढ़ जाती। इसलिए वांग हाओ को छोटे लेकिन अविश्वसनीय रूप से तेज और चालाक वेयरवुल्फ वॉकर का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ा। सौभाग्य से कैटवुमन गंभीर रूप से घायल और बेहोश थी, अन्यथा यदि उन तीनों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी होती, तो उनकी युद्ध शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ जाती, और यदि मैं पूरी ताकत लगा देती, तो भी मैं बिना किसी चोट के बच नहीं पाती। वांग हाओ बहुत खुश हुआ। हालांकि इस समय दूसरे पक्ष ने वांग हाओ को रोकने का जरा भी मौका नहीं दिया। ब्लैक बेयर जैक वांग हाओ के पास आता रहा, हर कदम के साथ दूरी कम करता रहा। अपनी शक्तिशाली इस्पात जैसी रक्षापंक्ति और धधकती लपटों से जलती दोनों भुजाओं से उसने वांग हाओ को लगातार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वांग हाओ सिर्फ बचाव कर सकता था, लेकिन जवाबी हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। उसी समय वेयरवुल्फ वॉकर भी हत्या के उन्माद में था, इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए कि उसका दाहिना पंजा पहले से ही टूट चुका था, और उसने वांग हाओ को परेशान करना और घात लगाना जारी रखा। 3 मिनट से भी कम समय में वांग हाओ पर वेयरवुल्फ वॉकर द्वारा 7 बार हमला किया गया। उसके कपड़े पहले से ही फटे हुए थे। सबसे खतरनाक घाव वांग हाओ की गर्दन के पिछले हिस्से पर था, जहां वॉकर के पंजों ने उसके सिर के पिछले हिस्से से गर्दन तक 3 इंच लंबा घाव कर दिया था। घाव गहरा तो नहीं था, लेकिन ठंडी हवा के संपर्क में आने से वह सुन्ना और खुजलीदार हो गया था। हालांकि वांग हाओ के पास अपनी खुजली मिटाने का समय नहीं था, क्योंकि इस समय वांग हाओ 2 गुस्सैल जानवरों के शिकार की तरह है। अगर उसने जरा सी भी कमजोरी दिखाई तो वे उसे पकड़कर जोर से काट लेंगे। उसे बस एक और नया जख्म मिलेगा। एक धड़क के साथ ब्लैक बियर जैक के लोहे के पंजे ने अंततः वांग हाओ के बाएं हाथ को छू लिया। हालांकि यह बस एक हल्का सा वार था, वांग हाओ को ऐसा लगा जैसे उसके पूरे बाएं हाथ पर किसी बड़े हथौड़े से वार किया गया हो।
उसका हाथ तुरंत सुन्न हो गया और उसके हाथ पर कपड़े का एक बड़ा टुकड़ा ऐसे घिस गया मानो मिट्टी का बना हो, जिससे उसका आधा हाथ हवा में खुला रह गया। मेरी त्वचा में जलन महसूस हुई। काले भालू जैक की बाहों पर जलती लपटें सिर्फ सजावट के लिए नहीं थीं, हमले के दौरान इनसे तेज जलन भी हुई। हालांकि आदिम ऊर्जा का जलना आग की लपटों जैसा ही है, लेकिन यह वास्तव में कपड़ों को नहीं जलाएगी। हालांकि भयानक उच्च तापमान अजीब तरह से कपड़ों में प्रवेश कर सकता है और कपड़ों से ढकी त्वचा को जला सकता है। वांग हाओ अचानक से चौंक गए और उनका पूरा बायां हाथ लगभग जिंदा ही जल गया। हालांकि जैक द ब्लैक बेयर के साथ ये केवल एक निकट चूक थी। लगता है उसे नंगे हाथों से हराना मुश्किल होगा। मेरे पास तलवार निकालने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस समय वांग हाओ एक चट्टान के किनारे पर पहुंच गया था। अगर वह और सख्ती बरतता तो दोनों प्रतिद्वंद्वी उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। इसलिए चकमा देने के लिए पीछे हटते समय उसने अपने दोनों हाथों से स्थानिक अंगूठी से डोरान ब्लेड और दानव ब्लेड गला सीलिंग तलवार निकाली, फिर खुद को स्थिर किया, दोनों हाथों से तलवारों को पकड़ लिया और ब्लेड को क्रमशः दो लोगों पर निशाना बनाया। आखिरकार उसने अपना आखिरी उपाय आजमाया। जैक, अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने के बावजूद तुम्हारा काम लगभग खत्म हो चुका है। वेयरवुल्फ वॉकर ने अपने सूखे ठंडे होंठ चाटे। उसकी नजरें वांग हाओ के हाथ में डोरान के ब्लेड पर एक भयावह नजर से टिकी थीं। इस बीच वांग हाओ के ठीक सामने खड़ा ब्लैक बेयर जैक जोर से हंस पड़ा। बच्चे, मेरा पूरा शरीर टाइटेनियम मिश्र धातु के नैनोमटीरियल से बना है, तुम्हारा टूटा हुआ चाकू मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चलो मैं तुम्हारे टूटे हुए चाकू को अपने नंगे हाथों से प्रेटजेल की तरह मोड़कर तुम्हारे मुंह में ठूंस दूं। हा वैक्स 6-197 अध्याय 197 भयानक दानव ब्लेड। मोबाइल रीडिंग। जैसे ही उसने यह बात कही वह अचानक उछल पड़ा। बिजली की गति से उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर वांग हाओ के बाएं हाथ में पकड़े राक्षसी ब्लेड को पकड़ लिया और उसका गला बंद कर दिया। उस समय वांग हाओ थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन उसका बायां हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला, जिससे ब्लैक बियर जैक के बड़े हाथ से राक्षस ब्लेड उसके गले में फंस गया। तुरंत ही वांग हाओ के होंठ थोड़े से मुड़ गए और एक फीकी दुष्ट मुस्कान प्रकट हुई। बेवकूफ, किसी भी समय ताइवानी उपन्यास पढ़ें। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जैक द ब्लैक बेयर के चेहरे का हाव भाव अचानक बदल गया। फिर देखो, दानव ब्लेड की तेज धार ने ब्लैक बेयर जैक की हथेली को आसानी से चीर डाला है। उसी समय एक भयानक भक्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और अचानक ब्लैक बेयर जैक का पूरा दाहिना हाथ सिकुड़ जाता है और नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह तेजी से मुरझा जाता है। छोटे भंवरों की तरह ग्रे हवा के झोंके लगातार डायमंड ब्लेड की गला सील तकनीक द्वारा ब्लेड में खींचे जा रहे थे। जैक नामक भालू ने भयभीत होकर उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका पूरा दाहिना हाथ उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। तुम राक्षस तलवार, ये तलवार शापित है। तुमने मेरे साथ क्या किया है? बंद करो। नहीं, ब्लैक बियर जैक दहाड़ा और उन्मादपूर्ण ढंग से चीखा। हालांकि चाहे उन्होंने कितनी भी कोशिश की हो, वे राक्षस तलवार के भयानक चुभन से मुक्त नहीं हो सके। इस बीच वेयरवुल्फ वॉकर काले भालू जैक के साथ घटित अचानक दुखद दृश्य से भयभीत हो गया और वहीं जम गया और चुपचाप अपने हाथ को वापस खींच लिया जो वांग हाओ पर हमला करने के लिए अपने बाएं पंजे के साथ बढ़ाया गया था। जल्दी से अपना हाथ काट दो, वरना तुम पूरी तरह सूख जाओगे, वॉकर चिल्लाया। उसके माथे से ठंडा पसीना टपक रहा था और उसकी आवाज कांप रही थी, फिर भी थोड़ी सी समझ बाकी थी। उपशीर्षक URL दर्ज करें, हायरपीगे नया अध्याय देखें। पलक झपकते ही दानव ब्लेड सीलिंग थ्रोट की भयानक भक्षण शक्ति ने उसकी पूरी दाहिनी भुजा को एक सूखी शाखा में बदल दिया था और सूखने की गति धीमी नहीं हो रही थी, बल्कि तेजी से भुजा से उसके शरीर के अन्य भागों में फैल रही थी। उसकी बाह पर केंचुओं जितनी मोटी नसें भयानक विनाशकारी शक्ति के प्रभाव में धड़क रही थीं। चमकीला लाल रक्त तुरंत काला हो गया, फिर धूसर धारा में बदल गया, जिसे जंग लगे राक्षसी ब्लेड ने पूरी तरह निगल लिया। जैक वाकई एक जबरदस्त आदमी था। उसने निर्णायक रूप से अपना बायां हाथ बढ़ाकर हथेली से वार किया, दांत पीसकर और हथेली से वार करके अपने दाहिने हाथ को काट डाला। एक तीखी आवाज के साथ जैक द बेयर का दाहिना हाथ कंधे से अलग हो गया। इस समय जैक द ब्लैक बेयर ने दृढ़तापूर्वक सबसे सीधा और निर्णायक तरीका चुना और एक दुखद तरीके से खुद को मौत के कगार से वापस खींच लिया, जैसे कोई नायक अपना हाथ काट रहा हो। आओ! ब्लैक बेयर जैक आसमान की ओर दहाड़ा। नायक का हाथ कटने के बाद कटोरे के आकार के घाव से खून बहने लगा।
तेज दर्द से उस विशालकाय आदमी का चेहरा पीला पड़ गया, उसके दांत भींच गए, उसकी मांसपेशियां कांपने लगीं और उसके शरीर से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपकने लगीं। उसके मसूड़ों को भी इतना काटा गया कि उनसे लाल खून बहने लगा। उसी समय वॉकर, जो उसका साथी था, तेजी से जमीन पर घुटनों के बल बैठे जैक के पीछे गया। उसने अपनी कमर से खून जमाने वाले पाउडर का एक पैकेट निकाला और जैक के कटे हुए हाथ के घाव पर छिड़क दिया। फिर उसने खून रोकने के लिए अपनी हथेली जोर से दबा दी। फिर अपनी आंखों में अत्यंत विषैले भाव के साथ उसने क्रोधित स्वर में कहा, धिक्कार है, अब तुम हमें मार डालोगे। ये जानते हुए कि वह वेयरवुल्फ वॉकर का मुकाबला नहीं कर सकता, वह बस बैठा रहा और मरने का इंतजार करने लगा। हालांकि जब उसने ये शब्द कहे तो वह अपने आप से भी शर्त लगा रहा था कि दूसरा पक्ष उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि इस चयन प्रतियोगिता का पहला नियम स्पष्ट रूप से कहता है कि आपसी हत्या की अनुमति नहीं है, अन्यथा प्रतिभागी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और सख्त मुकदमे के लिए संघीय सैन्य अदालत को सौंप दिया जाएगा। वह शर्त लगा रहा था कि वांग हाओ उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि उसने सचमुच सही दांव लगाया है। अपने दो साथियों को गंभीर रूप से घायल करने के बाद दूसरे पक्ष ने न केवल उसे धमकी दी या उसे अपने सभी कीमती सामान और अंक सौंपने के लिए मजबूर नहीं किया, बल्कि चुपचाप मुड़कर चला गया। हाँ, वांग हाओ मुड़ा और चला गया। वह शान से चले गए, अपना कार्य पूरा किया और बिना किसी निशान के गायब हो गए, अपनी योग्यता और प्रसिद्धि को छुपाते हुए। दूसरे पक्ष को अभी तक वांग हाओ का नाम भी नहीं पता है। जमीन पर लेटे लेटे जैक ने वांग हाओ की धुंधली आकृति को धीरे धीरे दूर होते देखा। वह किसी तरह खड़ा हुआ और वांग हाओ की पीछे हट्टी पीठ पर भारी आवाज में चिल्लाया, शुक्रिया टिल्डर। तुरंत ही उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया और पैरों से अत्यधिक रक्त बह जाने के कारण वह जमीन पर गिर पड़ा। जल्द ही एक संकटकालीन चेतावनी जारी की गई और एक अंतरिक्ष यान तुरंत वहां पहुंच गया। तीनों लोगों को आपातकालीन उपचार के लिए एक चिकित्सा केंद्र ले जाया गया। इस बीच वांग हाओ पहले चतुर्थांश के बाहरी इलाके में आपूर्ति बेस नंबर 3 की ओर भाग रहा था। वांग हाओ ने जानवरों की तिकड़ी को लूटने का फैसला इसलिए नहीं किया क्योंकि वह दयालु था, बल्कि इसलिए कि उसे अचानक आभास हुआ कि कोई चुपके से उसका पीछा कर रहा है। इसके अलावा वांग हाओ की जानवरों जैसी आंखों की वजह से उसे दसियों किलोमीटर के दायरे में कोई भी संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। इससे वांग हाओ कुछ चिंतित हो गए। यदि आप छाया में छिपी पूंछ से छुटकारा नहीं पाते हैं तो यह ऐसा है जैसे आपके पीछे कोई टाइम